What is wave? वेव जो है ना, वो एक तरह की हरकत है जो तवानाई यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, बगैर उस मादे या मटेरियल को ज्यादा हिलाए। जैसे पानी में लहरें बनती हैं या साउंड वेव्स। क्या आप कोई खास मिसाल चाहते हैं या फिर इसकी कोई मजीद डिटेल चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ वेव में रोप, सिलिंकी स्प्रिंग और रिपेल टैंक को जो है वो आप समझा दें। जरूर। देखें, जब आप रस्सी को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो आप उसमें मौज पैदा करते हैं। रस्सी के टुकड़े ऊपर नीचे हरकत करते हैं लेकिन मौज पैरेलल चलती है। इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग में आप दोनों तरह की मौजें बना सकते हैं। अगर आप उसे आगे मौजे पीछे की जगह वेव कहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं मौज की जगह वेव कहूंगा। तो मैं बता रहा था कि स्लिंकी स्प्रिंग में अगर आप उसे आगे पीछे धकेलें तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं, जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है। और अगर आप उसे ऊपर नीचे हिलाएं तो रोप की तरह ट्रांसवर्स वेव बनती है। रिपल टैंक में पानी की सतह पर जो आप लहरें देखते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। क्या आप इन तीनों की फॉर्मेशन क्लैरिफाई हो गई? जी हाँ, बिल्कुल हो गई। बेहतरीन। अगर कोई और सवाल है या कुछ और समझना है तो बेझिझक पूछिए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान फ़र्क बताएं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मेन फर्क ये है कि मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम यानी पानी, हवा वगैरह की जरूरत पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खला में भी चल सकती हैं, जैसे रोशनी। क्या आप इनकी और मिसालें चाहते हैं या कोई और डिटेल? सेस्मिक वेव जो है वो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है, बताएं कैसे। हाँ, सिस्मिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स की मिसाल है, क्योंकि ये जमीन के अंदर वाइब्रेशन की वजह से बनती हैं और इन्हें ट्रेवल करने के लिए जमीन, चट्टाने वगैरह की जरूरत पड़ती है। खला में ये नहीं चल सकती। क्या आप इनके टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं? आप मैकेनिकल के जो दो टाइप है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, आप उनके बारे में बता दें। ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऊपर नीचे हरकत करते हैं, जैसे रस्सी में बनी लहरें। जबकि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के पैरेलल आगे पीछे हरकत करते हैं, जैसे साउंड वेव्स। क्या आप इनकी कोई और मिसाल देखना चाहते हैं? ओके, तो आप जो है वो थोड़ा सा ये बताएंगे जो पैरामीटर्स होते हैं ना वेव के, जिसमें एम्पलीट्यूड है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसे कि वेवलेंथ हो गया। जरूर। एक वेव के ऊपर वाले हिस्से को हम क्रेस्ट कहते हैं और सबसे नीचे वाले हिस्से को ट्रफ। फिर क्रेस्ट या ट्रफ की हाइट अगर रेस्ट पोजीशन से देखें तो उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जो वेव की एनर्जी बताता है। वेवलेंथ दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ्स के दरमियान का फासला है। क्या ये पैरामीटर्स क्लियर हो गए? फ्रीक्वेंसी और पीरियड। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना, उसमें एक होते हैं कंप्रेशन, दूसरे होते हैं रेयरफेक्शन। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर बता दें, इसको बता दें, डिफाइन करें। लॉन्जिट्यूडनल वेव में जब पार्टिकल्स आगे पीछे हरकत करते हैं तो कुछ जगहों पर वो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं, उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और कुछ जगहों पर वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उस हिस्से को रेयरफेक्शन कहा जाता है। जैसे साउंड वेव्स में हवा के दबाव की तब्दीली। क्या ये समझ में आ गया? आप जो है थोड़ा सा डिफरेंस बताएं मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान। मैं आपको पहले भी ये बताया था कि मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम जैसे पानी या हवा की जरूरत पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खला में भी चल सकती हैं, जैसे रोशनी। मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स आती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रेडियो वेव्स या एक्स रेज। क्या अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें? 5 पॉइंट्स बताओ, थोड़ा सा अच्छे से डीपली से बताओ। ये तो 2 पॉइंट्स बच्चों वाली हो गई, कोई 5वीं 6वीं के बच्चे नहीं है, इधर मैट्रिक के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। अर्चन, मैट्रिक के तलबा के लिए मजीद पॉइंट्स हाजिर हैं। पहला, मैकेनिकल वेव्स को फिजिकल मीडियम की जरूरत पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खला में भी चल सकती हैं। दूसरा, मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों तरह की हो सकती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं। तीसरा, मैकेनिकल वेव्स की रफ्तार मीडियम पर डिपेंड करती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खला में हमेशा रोशनी की रफ्तार से चलती हैं। चौथा, मैकेनिकल वेव्स पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती हैं। पांचवा, मैकेनिकल वेव्स में एनर्जी मैटर के जरिए मुंतकिल होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को रेडिएशन के तौर पर ले जाती हैं।
आप बताएं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? माशाल्लाह बहुत अच्छे। कुछ आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और जो डायफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस भी साथ साथ बता दें। 4 पॉइंट्स बताएं मुझे। शुक्रिया। वेव्स की इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहला, रिफ्लेक्शन वो होता है जब कोई वेव किसी सरफेस से टकराकर वापस मुड़ जाती है, जैसे रोशनी का आने पर। दूसरा, रिफ्रैक्शन में वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि उसकी रफ्तार बदल जाती है, जैसे पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखना। तीसरा, डिफ्रैक्शन में वेव किसी रुकावट या सुराग से गुजरते वक्त मुड़ जाती है, जैसे आवाज दरवाजे के पीछे से सुनाई देना। चौथा, इंटरफेरेंस में जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे के असर को कम या ज्यादा करती हैं, जैसे साबुन के बुलबुले पर रंग। क्या अब इन चारों की डेफिनेशन क्लियर है? जो डायफ्रैक्शन है उसमें जो गैप है, अगर वो छोटा और बड़ा हो जाए तो क्या इस हवाले से वेव के ऊपर कोई असर पड़ सकता है? हाँ, जरूर पड़ता है। अगर गैप छोटा होगा तो वेव ज्यादा मुड़ेगी, डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। और अगर गैप बड़ा होगा तो वेव कम मुड़ेगी, यानी डिफ्रैक्शन का असर कम होगा। क्या आप इसकी कोई और मिसाल देखना चाहते हैं? जो आपने इंटरफेरेंस बताया था उसके 2 टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो वेव्स मिलती हैं तो उनके क्रेस्ट्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं, जिससे वेव बड़ी हो जाती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिलता है, जिससे वो एक दूसरे के असर को कम करती हैं या खत्म कर देती हैं। क्या आपको इसकी कोई मिसाल चाहिए? हाँ, बता दें। मिसाल के तौर पर साउंड वेव्स में जब दो स्पीकर्स एक ही नोट बजाते हैं तो कुछ जगहों पर साउंड ज्यादा लाउड हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कुछ जगहों पर कम हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए बाहर की नॉइज को खत्म करते हैं। क्या आपको लाइट वेव्स की मिसाल चाहिए? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है? टाइम पीरियड वो वक्त है जो एक वेव को एक साइकिल मुकम्मल करने में लगता है, जबकि फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजरती हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। क्या आपको इनका फॉर्मूला चाहिए? बिल्कुल बता दें। फॉर्मूला है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। सिंपल है ना? क्या आप इस पर कोई हिसाब करके देखना चाहते हैं? फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले जो है वो किसी ने बताया फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसका यूनिट क्या है, और आप भले हिसाब करके मुझे दे दें। फ्रीक्वेंसी के बारे में सबसे पहले हाइनरिक हर्ट्ज ने वजाहत की थी, और इसी के नाम पर इसका यूनिट हर्ट्ज रखा गया है। एक हर्ट्ज का मतलब है एक साइकिल पर सेकंड। अब हिसाब यह है कि अगर एक वेव का टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला के मुताबिक 1/2 यानी 0.5 हर्ट्ज होगी। समझ में आया? कोई और सवाल? जो वेवलेंथ है वो क्या है और हर्ट्ज किस मुल्क का साइंटिस्ट था? वेवलेंथ दरअसल दो लगातार क्रेस्ट्स या ट्रफ्स के दरमियान का फासला होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। ये वेव की लंबाई नापता है, और हाइनरिक हर्ट्ज जर्मन साइंटिस्ट था। कोई और चीज जानना चाहते हैं? मतलब कि ये वही वहाँ का था जहाँ का अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट था। मतलब कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ही जर्मनी का ही साइंटिस्ट था ना? जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मनी का ही साइंटिस्ट था। हाइनरिक हर्ट्ज और आइंस्टाइन दोनों जर्मनी से ताल्लुक रखते थे। क्या आप आइंस्टाइन की किसी थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में तो नहीं जानना चाहते, बट ये हिटलर के दौर के दोनों ही साइंटिस्ट थे क्या? नहीं, हिटलर के दौर का साइंटिस्ट नहीं था। वो 1894 में फौत हो गया था, हिटलर के पैदा होने से भी पहले। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जरूर हिटलर के जमाने में मौजूद था, लेकिन वो नाजीज की वजह से जर्मनी छोड़कर अमेरिका चला गया था। क्या आप उस दौर की तारीख के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी क्यों छोड़ी? नाजी ये क्या थे? क्यों छोड़ा जर्मनी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? आइंस्टाइन ने इसलिए जर्मनी छोड़ी क्योंकि नाजीज, जो हिटलर की पार्टी थी, वो यहूदियों के सख्त खिलाफ थे, और आइंस्टाइन खुद यहूदी था। नाजीज उसकी थ्योरीज को जूइश फिजिक्स कहकर नफरत करते थे और उसकी जान के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। इसी वजह से जब वो अमेरिका गया तो उसने फैसला किया कि वो जर्मनी वापस नहीं जाएगा। क्या आप नाजीज के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? ओके, आप वेव स्पीड और वेव फॉर्म्स के बारे में बता दें। वेव स्पीड वो रफ्तार है जिस पर वेव चलती है, यानी कितने मीटर्स पर सेकंड।
इसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और वेव फ्रंट्स वो ख्याली सतहें होती हैं जो वेव के तमाम ऐसे पॉइंट्स को मिलाती हैं जहां लहरें एक ही फेज में हो, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से बनने वाले गोले दायरे। क्या अब इनमें कोई मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए? मतलब कि जब पानी में हम पत्थर फेंकते हैं जो गोले दायरे बनते हैं वो सारे के सारे वेव फ्रंट्स कहलाते हैं? जी बिल्कुल, वो जो गोले दायरे बन रहे होते हैं वो वेव फ्रंट्स होते हैं, क्योंकि उन पर मौजूद तमाम पॉइंट्स एक ही रफ्तार से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। क्या आप वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेंट्रिक सर्किल फिर क्या होता है? इस वेव्स के अंदर जो सेंटर बनता है क्या उसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो दायरे होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से बनने वाले गोले दायरे, वो सब कॉन्सेंट्रिक होते हैं। सेंटर को तो हम सिर्फ मरकज या सेंटर ही कहेंगे जहां से डिस्टरबेंस शुरू हुई। क्या ये बात समझ में आई?